ईरान भले ही परमाणु संपन्न देश न हो पाया हो, ईरान ने अब तक जो भी नुकसान सहा उसका जवाबी हमला भी किया, लेकिन परमाणु संयंत्रों के लिए जो काम चल रहा था, परमाणु संपन्न होने के लिए जो प्रयास हो रहे थे, उन जगहों को जब निशाना बनाया गया तो आसपास के लोगों की जान को भी खतरा हुआ। क्योंकि देखिए, ईरान जब भी हमला कर रहा है वो ऐसी जगह पर हमला कर रहा है जो आर्मी बेसिस हैं या फिर एयर बेसिस हैं या फिर ऐसी जगह है जो उनकी दुश्मनी के लिए या उन पर हमला करने के लिए रणनीति के लिए बनाए जाने वाले भवन ऐसे, जहां पर ऐसे आर्मी के लोग या फिर खुफिया विभाग के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन ईरान पर जो हमले हो रहे हैं वो ऐसी जगह पर हो रहे हैं जिससे कि रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों को भी हमेशा खतरा बना हुआ है। और अब इस वक्त जो परिस्थितियां हैं वो ये कह रही हैं कि अब ये ऑल आउट ऑपरेशन होगा, इसमें फिलहाल शांति की कोई गुंजाइश नजर नहीं आ रही है। ईरान के लिए यह युद्ध अब कैसा हो गया है, अमेरिका इजराइल के क्या अभी परिस्थितियां, इन सब पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ, मेरे साथ है मेरे सहयोगी आनंद। आनंद, अभी कुछ खबरें सामने आई थी कि हमले तेज किए जा सकते हैं, और अभी क्या पता चल पा रहा है, अभी क्या कुछ लेटेस्ट परिस्थितियां हैं? देखिए, अभी जो ताज़ा हालात है ईरान और अमेरिका इजराइल की, ये बहुत और गंभीर होते जा रही है, क्योंकि जो अपडेट्स निकल के आ रहे हैं ये बहुत चिंताजनक है। क्योंकि अमेरिका तो लगातार हमला बोल रहा है, इजराइल भी हमला बोल रहा है, लेकिन ईरान जो हमला बोल रहा है उससे ज़्यादा नुकसान अमेरिका के साथ साथ अरब देशों को भी हो रहा है। दरअसल हुआ क्या है कि मिडिल ईस्ट में सबसे बड़ा एयरबेस जो अमेरिका का है वहां पर ईरान ने हमला बोल दिया है, यानी कि कतर के अल उदैद एयरबेस पर। यहां पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जो कि एक तो रडार से गिरा दिया गया, लेकिन दूसरा उस एयरबेस पर गिरा है। और इसकी पुष्टि खुद कतर के रक्षा मंत्रालय ने किया है, और उन्होंने कहा है ये कि ईरान से दागी गई 2 बैलिस्टिक मिसाइलें थी, जिसमें से एक को गिरा दिया गया है और दूसरा एयरबेस पर गिरा है। लेकिन इससे गिरने से भारी नुकसान सहना पड़ रहा है कतर में, और एयरबेस पे जो नुकसान हुआ है वो भी सामने तस्वीरें निकल करके आ रही हैं। लेकिन इस बीच एक और खबर सामने आ रही है। खबर ये भी सामने आ रही है कि ईरान की जितने भी परमाणु प्लांट थे, अब वो अमेरिका इजराइल निशाना बनाना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि ईरान का जो नतांज है या फिर इस्फहान प्लांट्स का बात कर ले, तो इन सभी जगहों पर निशाना बनाया जा रहा है। और कुछ ऐसे सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें यह दिखाया जा रहा है कि वहां के मतलब प्लांट के आसपास के जो बिल्डिंग है वो बहुत मतलब क्षतिग्रस्त हुए हैं। और उस तस्वीर से ये सामने निकल रहा है कि वहां पर बहुत ही बड़ा हमला हुआ है। मैं आपको रोक रहा हूँ, इस्फहान और नतांज का आपने जिक्र किया, मुझे ध्यान आ रहा है इस्फहान और नतांज ये वो जगह हैं जहां से परमाणु संपन्न होने के प्रयासों को और बल दिया जा रहा था। और ईरान की तरफ से अगर देखिए बार बार अमेरिका उसमें दखल ना देता तो शायद अब तक परमाणु संपन्न ईरान हो गया होता। और हो सकता है कि परमाणु संपन्न होने की वजह से जो भी ईरान की रणनीति होती है या जो भी आगे परिस्थितियां होती हैं वो इजराइल पर हमला भी कर सकता था, जो जिस वजह से जिस डर के चलते इजराइल ने ईरान पर अटैक किया। लेकिन अभी तक निकट भविष्य तक कोई ऐसी परिस्थितियां नजर नहीं आई थी, कोई ऐसे प्रयास नजर नहीं आए थे जिससे कि हमले की कोई गुंजाइश बने। लेकिन जो हमला इजराइल ने किया और जिस तरह की मजबूरी दिखाई अमेरिका ने कि वो मजबूर हैं ईरान के खिलाफ जाने के लिए और इजराइल का साथ देने के लिए, क्या ये वाकई मजबूरी थी या फिर ये अमेरिका का वही रवैया है जो अब तक हमने देखा है, चाहे वो सालों पहले वियतनाम पर हुआ हमला हो या फिर सद्दाम हुसैन के साथ जो कुछ हुआ, और वर्तमान परिस्थितियों में हाल के निकट भविष्य में एक देश के राष्ट्रपति, वेनेजुएला के राष्ट्रपति को इस तरह से उठाया गया। फिर अब ये परिस्थितियां ईरान में बन रही हैं कि वहां के धार्मिक नेता, सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनी साहब की इस तरह से हमले में मौत होना, और फिर उसके बाद अब चूंकि नए लीडर का चयन हो गया है, मुस्तफा अली खामेनी सुप्रीम लीडर। बिल्कुल, अभी चयन हुआ नहीं है, क्योंकि ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि ये रविवार तक ये क्लियर कर दिया जाएगा। जो वहाँ के धर्मगुरु हैं, यानी वहाँ के जो सबसे बड़े नेता माने जाते हैं अभी के फिलहाल में, वो ऐलान करेंगे रविवार तक। लेकिन इस बीच एक खबर सामने और आ रही है। खबर यह है कि IAEA ने एक बहुत बड़ा पुष्टि किया है हमले के बीच, जंग के बीच में। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने पहले तो ये चिंता जताई थी कि अगर परमाणु प्लांट पर हमला होता है तो रेडिएशन का फैलने का खतरा है। लेकिन हमले के बीच में एक और पुष्टि किया है IAEA ने। उन्होंने साफ तौर से बोला है कि एजेंसी की तरफ से साफ किया गया है कि अभी कोई ऐसा
जोरदार हमला नहीं हुआ है प्लांट पर जिससे परमाणु का खतरा बने, मतलब रेडिएशंस का खतरा बने। अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन लगातार वहां पर हमले किए जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक खबर सामने और आ रही है। खबर यह है कि दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास पर भी निशाना बनाया गया है, क्योंकि आपको भी पता है कि एयरबेस के साथ साथ अब अमेरिका के जहां जहां दूतावास है वहां पर भी हमले किए जा रहे हैं, और इस बार दुबई में अमेरिकी दूतावास पर हमला हुआ है। और इसकी पुष्टि भी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की तरफ से की जा रही है। ईरान मीडिया ने भी दावा किया है। ईरान मीडिया ने दावा किया कि दुबई स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को ईरानी एयर स्ट्राइक में निशाना बनाया गया है और भारी नुकसान पहुंचाया गया है। लेकिन इस नुकसान के बीच में अभी अमेरिका या फिर दुबई की तरफ से कोई भी ऐसी पुष्टि नहीं की गई है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए, अभी चूंकि मिडिल ईस्ट का ये सिर्फ संघर्ष नहीं है, ये संघर्ष है उस पूरी दुनिया का जो यहाँ से आने वाले ईंधन को खरीदते हैं, अपने देश को चलाते हैं। ऊर्जा का एक प्रमुख जो संचार का केंद्र है वो भी ये रहा है, क्योंकि यहाँ से ही सारे ईंधन के जो टैंक्स हैं या टैंकर्स हैं जो जाते हैं, अब वो बाधित होंगे तो एक समस्या उत्पन्न होगी ऊर्जा के लिए, ईंधन की सप्लाई के लिए। और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के पीछे भी एक बहुत बड़ा ये कारण रहा है। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप का मुझे वो बयान अभी याद आता है। मैं माफ़ कीजिएगा आनंद, चूंकि ये जो पूरा क्षेत्र है अमेरिका उसे कह रहा है कि हम प्रोटेक्ट करेंगे, हम उन सभी ऑयल टैंकर्स को प्रोटेक्ट करेंगे जो यहाँ से गुजरने वाले हैं। जो भी देश अपने ऑयल टैंकर्स यहाँ से मंगाना चाहते हैं, हम उनसे संपर्क में हैं, उनसे हमारी बातचीत चल रही है। तो ये कितना सफल होगा? इतने बड़े धमाके, इतने बड़े हमले हो रहे हैं, उस बीच जब ऑयल टैंकर्स को यहाँ से लेकर जाया जाएगा तो वो एस्कॉर्ट करेंगे उन टैंकर्स को। तो ये क्या पॉसिबल है भी इन परिस्थितियों में? इन परिस्थितियों में इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज सबसे मुख्य केंद्र है इस समय, क्योंकि आपको भी पता है कि आधा तेल जो है कि निर्यात करता है भारत उसी जगहों से, मतलब वहीं से आता जाता है। तो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है वहां पर आप देखिए तो पहले तो ईरान ने दबाव बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा है कि भाई हम ये गलियारा बंद करने जाने। 33 किलोमीटर का ये गलियारा है जहां से पूरे यूरोप में, पूरे एशिया में ये तेल यहाँ से निर्यात होते हैं। समुद्री वाला 33 नॉटिकल माइल है या किलोमीटर में है? ये किलोमीटर में है, मतलब चौड़ाई उसकी जो है हाँ 33 किलोमीटर की चौड़ाई है। और यहाँ पर स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान जो है कि जंग से पहले भी यहाँ पर युद्ध अभ्यास किया था। यहाँ पर रूस और चीन को भी आमंत्रित किया था कि आप भी आइए और युद्ध अभ्यास में शामिल होइए। फिलहाल लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी तनाव की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर सऊदी का भी दबाव है। सऊदी चाहता है कि यहाँ पर अपना पकड़ बने स्टेट ऑफ हॉर्मुज में, लेकिन ईरान का जितना क्षेत्र आता है वहाँ पर उसे बंद करने का फैसला किया है, शायद बंद भी कर दिया है। खबरें ऐसे सामने निकल के आ रही है। और इससे पहले आपने एक बात कही थी कि सुप्रीम लीडर, ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन होंगे? तो उनके जो बेटे हैं आयतुल्ला अली खामनेई के जो बेटे हैं मुस्तफा खामनेई, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है। लेकिन अभी वरिष्ठ धर्म गुरुओं की बैठक होगी, उस बैठक में नाम पर चर्चा होगी। नाम पर चर्चा होने के बाद नाम की घोषणा, यानी कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर का नाम की घोषणा होगी। उस घोषणे के बाद ये भी निकल के सामने आ रहा है कि क्योंकि जो आयतुल्ला अली खामनेई थे वो चीज़ों को समझते थे, चीज़ों को नाप तोल करके एक तरीके से नियंत्रण में रख के चलते थे। लेकिन खबरें अब ऐसी सामने आ रही हैं कि अब जो नए सुप्रीम लीडर ईरान के मिलेंगे ये बहुत हार्ड लाइनर होंगे। हार्ड लाइनर मतलब कि एक बात हम आपको याद दिला देते हैं, आयतुल्ला अली खामनेई ने 2003 में एक फतवा जारी किया था। इस फतवे में उन्होंने साफ तौर से बोल दिया था कि ईरान को परमाणु बम की कोई भी जरूरत नहीं है। इस्लाम में परमाणु बम जो है वो हराम है, ये विरुद्ध है, धर्म के विरुद्ध है। लेकिन ये जो 2003 वाली फतवा है, नए सुप्रीम लीडर यानी कि जैसा कि मैंने बोला कि हार्डलाइनर होंगे, तो ये फतवा जो है चेंज कर सकते हैं। और ईरान जो है कि बहुत सक्षम है परमाणु बम को लेकर के, क्योंकि उनके पास अच्छे वैज्ञानिक हैं, उनके पास 60% यानी कि IAEA ने साफ तौर से पुष्टि भी किया था या फिर बताया भी था कि ईरान के पास जो है कि 60% यूरेनियम जमा है। तो 60% यूरेनियम जमा है, शायद हो सकता है उससे बेसी भी हो। ये बात तो इजराइल को पता भी नहीं होगा कि कितना है नहीं है। लेकिन इस 60% यूरेनियम प्लस उनके पास संसाधन है, प्लस उनके पास अच्छे वैज्ञानिक हैं, तो ये जो हार्ड लाइनर
आ रहे हैं सुप्रीम लीडर, नए सुप्रीम लीडर, ये फतवा चेंज करके परमाणु बम बनाने का फैसला ले सकते हैं या फिर बना सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं, तनाव की स्थिति में, यानी कि फतवा जारी होने के बाद भी लगभग 23 साल हो गए फतवा जारी होते हुए, जारी होने के बाद अभी तक ईरान ने परमाणु बम नहीं बनाया। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल दबाव बना रहे हैं या फिर हमला कर रहे हैं, इसको देखते हुए नए सुप्रीम लीडर जो आएंगे वो आयतुल्ला अली खामनेई से और कड़ा फैसला ले सकते हैं, क्योंकि आयतुल्ला अली खामनेई जो थे कि बहुत उम्र दराज थे और बहुत एक्सपीरियंस वाले बंदे थे, बहुत अच्छे आदमी थे वो। लेकिन ये जो सुप्रीम लीडर आने वाले हैं, इससे इजराइल और अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। दूसरा, एक खबर सामने और आ रही इसी से जुड़ा हुआ, ये जो ग्रुप होता है, यानी ये जो कमेटी होती है जो चयन करती है कि ईरान, एक्सपर्ट्स की बात कर रहे हैं, बिल्कुल, कि जो ईरान के नए सुप्रीम लीडर कौन होंगे, तो वो चयन करने वाला वो संगठन होता है, वो ग्रुप होता है। और ये ग्रुप का जो ऑफिस है उस पर भी इजराइल ने हमला किया है, मिसाइलों से भारी बमबारी की है वहां पर। लेकिन वहां पर बैठक नहीं हो रही थी, बैठक कहीं और हो रही थी, और इजराइल चाहता था कि वो कोर जो ग्रुप है, जो कमेटी है, उसको भी उड़ा दिया जाए, लेकिन इसमें इजराइल असफल रहता है। बिल्कुल। और ये इजराइल की तरफ से किया गया हमला उस भवन पर जहां पर ग्रुप ऑफ कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, वहां के वो मेंबर्स जो चुनते हैं, सुप्रीम लीडर जैसे मुस्तफा अली खामेनेई को अब चुना जाना है। हालांकि हमले के बाद जैसा आनंद ने बताया कि वहां सिर्फ भवन को ही नुकसान पहुंचा है, जो मेंबरान थे वो वहां उस वक्त मौजूद नहीं थे। और वर्तमान परिस्थितियां कैसे निर्णय लेंगे, किस तरह के वो निर्णय होंगे, ये तो देखने का विषय होगा ही। एक चुनौती होगी आयतुल्ला अली खामेनेई के जाने के बाद मुस्तफा अली खामेनेई के सामने, जो कि उनके दूसरे बेटे हैं और लगभग 56 वर्ष के आसपास इनकी आयु बताई जाती है। और साथ ही साथ ये भी बताया जाता है कि उनकी पूरी ट्रेनिंग हुई है बतौर मौलवी, उन्होंने अपनी पढ़ाई जो की और साथ ही साथ धर्म की पूरी शिक्षा उन्होंने ली, और उसके बाद वो अपने पिता की विरासत में एक बड़े पद पर नहीं, छोटे पद पर ही काम कर रहे थे, लेकिन अब उनके पास एक बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। बिल्कुल। इसके साथ साथ दो बड़े अपडेट्स अभी सामने निकल करके आ रहे हैं। पहला अपडेट्स ये है कि आईआरजीसी का बहुत बड़ा बयान आया है इस जंग के बीच में, यानी कि इस युद्ध के बीच में बहुत बड़ा आईआरजीसी ने बयान दिया है। जिस तरीके से लोग या फिर जिस तरीके से खबरें सामने निकल के आ रही थी, मिडिल ईस्ट के सारे देशों पर हमला हो रहा है, तो आईआरजीसी ने पुष्टि कर दिया। आईआरजीसी ने साफ बोल दिया है कि ओमान पर ईरान की तरफ से कोई भी हमला नहीं किया गया है। और ईरान के जो सशस्त्र बल की जनरल स्टाफ ने स्पष्ट किया है कि ओमान के क्षेत्र या उसके बंदरगाह, यानी कि जो जल क्षेत्र है, समुद्री क्षेत्र है, वहां पर किसी भी सैन्य हमले की रिपोर्ट को खारिज कर दिया है, यानी कि वहां पर ईरान का कोई भी हमला नहीं हुआ है। इसके साथ साथ एक और बयान आया है, वो है डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ा हुआ। डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक तरीके से बोला है कि ईरान अब वार्ता करने के लिए फिर से तैयार हो गया है, लेकिन ईरान बहुत देर कर चुका है, क्योंकि यानी उनका साफ कहना है कि अब बातचीत नहीं होगी, अब होगी तो सिर्फ और सिर्फ जंग। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आनंद आपका इस अपडेट को देने के लिए। और कुछ कहना चाहें आप तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और इस तरह की खबरों पर अपडेट्स के लिए और वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल पर लॉग इन करते रहें। धन्यवाद।